सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं कि एक बादशाह की अदालत में किसी मुलजिम को पेश किया गया। बादशाह ने मुकदमा सुनने के बाद इशारा किया कि इसे कत्ल कर दिया जाए। अच्छा, बादशाह के हुक्म पर प्यादे उसे कत्लगाह की तरफ ले जाने लगे तो इतने में मुलजिम ने बादशाह को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी शख्स के लिए सबसे बड़ी सज़ा, बड़ी से बड़ी सज़ा यही हो सकती है ना कि उसे कत्ल कर दिया जाए। और चूंकि उस शख्स को ये सज़ा सुनाई जा चुकी थी, इसलिए उसके दिल से ये खौफ ही दूर हो गया कि बादशाह नाराज़ होगा, उसको मज़ीद और क्या सज़ा दे सकेगा। अच्छा, बादशाह ने देखा कि कैदी कुछ कह रहा है, तो ऐसे में बादशाह ने अपने वज़ीर से पूछा कि मुलजिम क्या कह रहा है। बादशाह का वज़ीर बहुत नेक दिल था। उसने सोचा कि अगर मैं ठीक बात बता दूंगा तो बादशाह गुस्से से दीवाना हो जाएगा और हो सकता है कि कत्ल कराने से पहले इस कैदी को कोई और भी अजाब में मुब्तला कर दे। लिहाजा उसने सोचा और जवाब दिया कि जनाब, ये मुलजिम कह रहा है कि अल्लाह पाक उन लोगों को पसंद करता है जो गुस्से को ज़ब्त कर लेते हैं और लोगों के साथ भलाई करते हैं। अच्छा, वज़ीर की बात सुनकर बादशाह मुस्कुरा दिया और उसने हुक्म दिया कि उस शख्स को आज़ाद कर दिया जाए। बादशाह का एक और वज़ीर, पहले वज़ीर का मुखालिफ और तंग दिल था, वो बादशाह से कह लें कि अच्छाई जिताने के अंदाज में बोला कि ये बात हरगिज़ मुनासिब नहीं है कि किसी बादशाह का वज़ीर उसे धोखे में रखे और सच के सिवा कुछ और ज़बान पर लाए। और सच ये है कि कैदी हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा था। ये मुलजिम गुस्सा ज़ब्त करने और भलाई से पेश आने की बात नहीं कर रहा था, आपको झूठ बताया गया। अच्छा, वज़ीर की बात सुन के नेक दिल बादशाह ने कहा कि ए वज़ीर, तेरे सच से जिसकी बुनियाद बुग़्ज़ और कीने पर है, तेरे भाई वज़ीर की गलत बयानी बेहतर है कि उससे एक शख्स की जान बच गई। याद रख, इस सच से या ऐसे सच से जिससे कोई फसाद फैलता हो, ऐसा झूठ बेहतर है जिससे कोई बुराई दूर होने की उम्मीद हो। वो सच जो फसाद का सबब बने वो बेहतर है या ऐसा सच ज़बान पर आए ही ना? ऐसा इंसान बेहतर है जो सच की बजाय झूठ के ज़रिए से फसाद की आग बुझा दे। हासिद वज़ीर बादशाह की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और बादशाह ने कैदी को आज़ाद कर देने का फ़ैसला बहाल रखा और अपने वज़ीरों को नसीहत की कि बादशाह हमेशा अपने वज़ीरों के फ़ैसले पर अमल करते हैं। वज़ीरों का फ़र्ज़ है कि वो ऐसी कोई बात ना करें जिसमें कोई भलाई ना हो। अच्छा, बादशाह ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि दुनियावी ज़िंदगी बहरहाल ख़त्म होने वाली है। कोई बादशाह हो या फ़कीर, सबका अंजाम मौत है और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी शख्स की जो रूह है वो तख्त पे कब्ज़ की जाती है या फिर किसी की फ़र्श खाक पर। यह हिकायत पढ़कर कम सोच रखने वाले लोग ये नतीजा अखज़ कर लेते हैं कि जी मसलहत के लिए झूठ बोलना जायज़ है, लेकिन ये नतीजा निकालना दुरुस्त नहीं है। हिकायत की असल रूह ये है कि खल्क़े खुदा की भलाई का जज्बा इंसान के तमाम जज्बों पे बरतर रहना चाहिए और जब ऐसा नेक और आला मकसद सामने हो तो मसलहत के मुताबिक रवैया इख्तियार करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे जरा को ये इजाज़त होती है कि इलाज के लिए वो इंसानी जिस्म पर अपने औजार इस्तेमाल करे। किसी इंसान के जिस्म को औजार से काटना बज़ाते खुद अच्छी बात हरगिज़ नहीं है, लेकिन जब जराई अमल करता है तो ये अमल उसकी काबिलियत समझा जाता है। और अब बात कर लेते हैं हमारी सियासत की। अच्छा, किसी भी मुल्क की हुकूमत आवाम की भलाई के लिए होती है, ऐसा ही है, आवाम को रिलीफ देने के लिए होती है। लेकिन अगर हुकूमत के चंद वज़रा अवामी फ़लाह को नज़रअंदाज कर दें तो फिर आवाम को हकीकी रिलीफ पहुँचने की बजाय क्या पहुँचेगा? तकलीफ़। जमहूरियत में मशवरे से काम लिया जाता है और मशवरे से ही काम लिया जाना भी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जमात में भी हासिद वज़ीर मौजूद हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही सियासत करते हैं और वज़ीर-ए-आज़म को बहकावे में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म दो टोक ऐलान कर चुके हैं कि अपने हों या गैर वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे और हर वो फैसला करेंगे जिसमें आवाम की भलाई होती हो। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये पैगाम कि वो किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे, उनका ये बयान सिर्फ अपोजिशन जमातों के लिए नहीं बल्कि अपने खिलाड़ियों, वज़ीरों, मुशीरों सब के लिए। और कहा जाता है कि इंसान को अपनों का मुश्किल वक्त में ही पता चलता है। ठीक इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म जब भी मुश्किल में होते थे अपने और पराए अपना असली रंग भी ज़रूर दिखाते थे और अपने मुतालिबात मनवा कर वज़ीर-ए-आज़म को मुश्किल से निकालते थे। अब एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म को मुश्किल का सामना है और वो मुश्किल बजट पास कराना है। बजट अमीर आदमी की ज़िंदगी पे तो असरअंदाज नहीं होता है, लेकिन गरीब तबका हर साल बजट से उम्मीदें लगाता है कि जी अब उसकी ज़िंदगी में शायद तब्दीली आई, अभी तब्दीली आई और वो अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल शायद बना सके। लेकिन बदकिस्मती से कहने के गरीब को कभी भी बजट ने खुश नहीं किया।
बजट ने हमेशा गरीब की मायूसियों में कह लें कि इजाफा किया। अब आने वाले बजट में जो कि 11 जून को पेश किया जा रहा है, इस बजट में ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जी ये बजट अवाम दोस्त होगा। और अगर ये बजट अवाम दोस्त साबित होता है, महंगाई जिसने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया और इससे जान छूट जाती है, या फिर महंगाई में कमी करने में कामयाबी मिल जाती है किसी तरह, तो फिर मानना पड़ेगा कि मईशत की दुनिया में इनकलाब आ गया, तब्दीली आ गई, हकीकी मायनों में तब्दीली आ गई और महंगाई से अवाम की जान खुलासी होगी, जान छूट गई। अब इसमें कोई शक भी नहीं कि वज़ीर आज़म साहब और उनकी जो माशी टीम है वो पूरी कोशिश करी, सर तोड़ कोशिश करी कि महंगाई के जिनको किसी तरह से काबू किया जाए। तो ऐसे में हुकूमत के अपने ही हुकूमत के सामने खड़े हो जाते हैं, बजट के मौके का फ़ायदा उठाते हुए कभी तहरीक इंसाफ के अपनों के ज़मीर जाग जाते हैं। अच्छा, एक तो ज़मीर इनके बड़े टाइम पे जागते हैं, देखें ज़रा टाइमिंग देखते हैं ये ज़मीर को जगाने के लिए कि ज़मीर को इस टाइम पे जागना है और फिर इस टाइम पे सो जाना है और इतने टाइम के लिए सोए रहना है। अब अपनों के ज़मीर भी जागना शुरू हो गए, कभी इत्तेहादी आंखें दिखाते हैं और बदकिस्मती से पीडीएम की तरह वज़ीर आज़म साहब से उनके अपने भी अवामी मुफादात की आड़ में अपने मुतालिबात मनवाना चाहते हैं। हर किसी को अपनी पड़ी हुई, ये समझ लें। यानी अब ये बात कही जा सकती कि ज़ाती मुफादात को अवामी मुफादात पर तरजीह देने की बीमारी हर जगह पाई जाती है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। हुकूमती सफ़ों में देख लें, अपोजिशन जमातों में देख लें, हर जगह आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब का हिसाब इस वक्त समझ लें कि वो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे वाला है कि इसीलिए अब हर कोई अपने मुफादात की प्यास बुझाने के लिए वज़ीर आज़म साहब को आंखें दिखाने से भी नहीं हिचकिचा रहा। मुफादात के सौदागर अपना सौदा बेचने के लिए अवामी कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनको अवाम से ज़्यादा अपना वो कहते हैं उल्लू सीधा करने की फ़िक्र है। अब तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ सिफ़ें आप समझ लें कि तेल की धार देख रही हैं और बजट का मौका तो आपको पता है बेहतरीन मौका है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि अपने अपने मुतालिबात मनवा लिए जाएं। अपने अपने मुतालिबात मनवाने के लिए बेहतरीन मौका, इसलिए हर कोई अपना अपना सोच रहा है, हर कोई आंखें दिखा रहा है, सबको अपनी पड़ी हुई है। तहरीक इंसाफ के नूर आलम खान साहब का एक क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा टीम। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुल्क में महंगाई है, मुल्क में बेरोज़गारी है, अवाम दो वक्त की रोटी को तरस गए हैं और बकौल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनकी अपनी रातों की नींदें इसलिए उड़ी हुई हैं कि जी उन्हें गरीब की फ़िक्र है। इसीलिए उन्होंने लंगर खाने और पनाहगाहें भी बनाई हैं ताकि गरीब को किसी हद तक आसरा मिल सके। एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया, लेकिन वज़ीर आज़म साहब के इस इक़दाम का भी मजाक बनाया गया। और ये भी दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए 3 साल हो गए हैं, लेकिन गरीब की ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आ सकी। ये बात भी अपनी जगह सही कह लें कि जी मुल्क में सिस्टम का कह लें कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, मुल्क कर्ज़ों की दलदल में फंसा हुआ है, मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पर थी, लेकिन इस डूबती मईशत का बाजू इमरान खान साहब ने पकड़ा और जैसे तैसे करके आप समझ लें कि दम घुटती मईशत की सांसें बहाल की हैं। मगर अफसोस सद अफसोस कि वज़ीर आज़म साहब की हर कोशिश पर मुखालिफिन तारीफ़ की बजाय तनकीद ही करते चले गए। चले, अपोजिशन की सियासत की तो समझ आती है कि उसने हर हुकूमती इक़दाम को तनकीद के ऐनक से देखना है, लेकिन मुझे अफसोस उन लोगों पर होता है जो वज़ीर आज़म साहब के साथ रहे हैं। वो वज़ीर आज़म साहब और इस मुल्क की हालत से अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे, लेकिन वो अब बंद कमरों में वज़ीर आज़म से अपने गिले शिकवे करने की बजाय खुलेआम ऐवानों में बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि जो हुकूमती खिलाड़ी हैं वो अपनी हुकूमत पर तनकीद ना करें, लेकिन तनकीद करने के लिए मौका महल भी देखना चाहिए, तनकीद करने का कोई अंदाज़ भी होना चाहिए। अभी नूर आलम खान साहब ने अपने दिल की कह लें भड़ास निकाल कर अपोजिशन से तालियां वसूल की बाकायदा, लेकिन इन्होंने जाने अनजाने में अपोजिशन के मुंह में ज़बान दे दी। अब मैं नूर आलम खान साहब आपसे पूछती हूँ, आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि आपके कप्तान किस तरह से पापड़ बेल कर वो जो खोखली मईशत थी उसमें फिर से रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन ये जो नूर आलम साहब हैं, आप और आप जैसे कई लोग उसी रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई बेरोज़गारी तो बहुत पहले से इस मुल्क पर सवार है, लेकिन बजट से चंद दिन पहले नूर आलम खान साहब आपको महंगाई कैसे नज़र आ गई? अवाम का दर्द अचानक से आपके दिल में कैसे जाग उठा? अगर आपने ऐवान में ही अपनी हुकूमत पर बोलना था, अपनी हुकूमत पर, तो पहले बोलते, फिर शायद आपकी तनकीद समझ भी आती कि बड़ा दुख है अवाम का। लेकिन बजट से कुछ दिन पहले आपके अपनी हुकूमत के खिलाफ उठते उबाल, ये उबाले जो है समझ में नहीं आ रहे। अब ये नूर आलम खान साहब अगरचे अपनी हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा रहे हैं, लेकिन साथ ही अपनी जो पोजीशन है वो भी क्लियर कर रहे हैं कि जी इनकी बात को गलत रंग ना दिया जाए, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है। और ये नूर आलम खान साहब, अगर आपकी बात को गलत ना समझा जाए तो फिर आप हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने की धमकियों क्यों दे रहे हैं?
उसका क्या मकसद है? और क्या आपको ये बात मालूम नहीं कि जिस महंगी बिजली का आप रोना रो रहे हैं, उस बिजली के महंगे तरीन कॉन्ट्रैक्ट्स साबिका हुकूमत ने किए, और इस महकमे में सियासी भर्तियां भी साबिक हुक्मरानों का कारनामा है, जिसका खमियाजा अलबत्ता ये मौजूदा हुकूमत भुगत रही है और अवाम भी भुगत रही है। बात कड़वी है लेकिन सच यही है। मामला ऐवान में उठाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन बजट के मौके पे क्यों? मौके पे क्यों? ये दोबारा मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, जो ज़मीर जागते हैं इन लोगों के अचानक, ये बड़े एंड टाइम पे जागते हैं, बड़ा मौका देखते हैं, टाइमिंग देखते हैं कि इस टाइम पे ज़मीर को जगाना है और फिर लंबे अरसे के लिए ज़मीर को सुला देना है। बड़े ज़मीर हैं इनके, समझ से बाहर है। अगला क्लिप चलाइएगा जी। सुना आपने नाज़रीन, एमकेएम पाकिस्तान की रूठने और मान जाने की एक लंबी दास्तान रही है, बहुत लंबी दास्तान है। अगर मैं वो अपने नाज़रीन को भी सुनाने लग रहा तो यकीन जानिए एक प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। खैर, एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से ऐवान में अब एक बार फिर रिवायती नाराज़गी का इजहार किया गया। अब मुझे समझ में नहीं आता कि तहरीक इंसाफ के लोग हों या फिर इत्तेहादी जमातें, इन सबको अपने मसाइल ऐवान में क्यों नज़र आते हैं। अब आप उसामा कादरी को देखिए कि वो किस तरह थ्रेट कर रहे हैं बाकायदा कि ऐवान में बात नहीं होगी, कराची के तमाम अरकान असम्बली एमकेएम के साथ हैं, हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसामा कादरी साहब को भी सिंध के मसाइल बहुत शिद्दत से याद आए हैं, उन्होंने वज़ीर आला सिंध को भी अपने निशाने पर रखा। अब मेरी इनसे बड़े अदब से गुजारिश है कि सिंध के मसाइल कोई आज के तो नहीं है ना जो आपको अब याद आए, बल्कि आपको बजट से कुछ रोज़ पहले सिंध की आवाम का दर्द जाग है। अब मैं क्या कहूँ, ये दर्द की भी बड़ी अच्छी टाइमिंग है, जिस तरह ज़मीर जागने की टाइमिंग है, दर्द की भी बड़ी अच्छी टाइमिंग है, किस टाइम पर दर्द होना है और इस टाइम पर नहीं होना है। अब इसको हुस्न इत्तेफाक कह लें या फिर समझ जाएँ आप, चलें हुस्न इत्तेफाक ही होगा, हुस्न इत्तेफाक ही होगा। उसामा कादरी साहब को अगर ये लगता है कि वज़ीर आज़म सिंध में गवर्नर राज लगा देंगे, वज़ीर आज़म अगर सिंध में गवर्नर राज लगा देंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी कह चुके हैं कि सिंध में कोई गवर्नर राज नहीं लग रहा, और वैसे भी पीपल्स पार्टी अपने मसाइल में रहते हुए सिंध के अवाम के मसाइल हल करने की बाकायदा कोशिश कर रही है। फिर अगर ये कहा जाए कि इत्तेहादी और हुकूमत के अपने हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं तो फिर इस पर भी तमहीद बांधनी शुरू कर दी जाती है, वजाहतें आना शुरू हो जाती हैं। मैं ज़रा नाज़रीन को याद करवाती चलूँ, इनके याद के लिए ज़रा बताती चलूँ कि जी एमकेएम पाकिस्तान के आमिर खान साहब भी हुकूमत को बाकायदा ललकारते रहे थे NA 249 के इलेक्शन में वोट चोरी नहीं कर सकती, और क्या कहते थे कि RTA सिस्टम नहीं बिठा सकती। यानी एमकेएम पाकिस्तान कह लें कि सीधा सीधा उस हुकूमत पर धांधली का इल्ज़ाम लगाती रही जिसका वो खुद हिस्सा हैं। सोचें ज़रा, उस हुकूमत पर इसके खुद हिस्सा हैं। आमिर खान ने तो यहाँ तक कहा था साफ साफ अल्फाज में कि जी 2018 के इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने चोरी किए हैं। अब एक तरफ एमकेएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है और दूसरी जानिब उसी तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी भी है। समझ आ रही है आपको इन लोगों की नाज़रीन? और आमिर खान साहब तो इतने आपे से बाहर हो गए थे कि यहाँ तक बोल उठे कि अगर हम 7 नशिस्तें तो PTI का कोई नाम लेवा ही नहीं होगा। अब इन धमकियों को, तड़ियों को, इल्ज़ामात को, इनका क्या मतलब लिया जाए, ये एमकेएम पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता। और काफ लीग हुकूमत से क्या चाहती है वो काफ लीग से बेहतर कोई नहीं जानता। तारिक बशीर चीमा साहब का क्लिप चलाइएगा। एमकेएम पाकिस्तान की तरह जो मुस्लिम लीग काफ है ना, ये भी हुकूमत से कई बार रूठी और इसको फिर कई बार मनाया भी गया। जैसे कि अपने क्लिप में भी देखा कि तारिक बशीर चीमा साहब कह रहे हैं कि जी उन्होंने चौधरी बरादरान के मुकदमात के हवाले से इमरान खान साहब से बात की है, और तारिक साहब इस बात का भी एतराफ़ कर रहे हैं कि जी उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात में कहा था कि अगर वज़ीर आज़म को हमारी शक्लें पसंद नहीं तो हमें बता दें, हम फिर इज़्ज़त से अलग हो जाते हैं। जिस पर एंकर ने कहा कि यानी काफ लीग ने वज़ीर आज़म को साफ साफ धमकी दी है, जिस पर तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है, क्योंकि अब फिर ये खबरें हैं जी, मार्केट में खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग काफ ने मुतालिबा तस्लीम ना होने तक हुकूमती कानून साजी में साथ ना देने का फैसला किया। अब एक खबर के मुताबिक विफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब और वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा साहब का आमना सामना हुआ, और बाद में विफाकी काबीना में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। अब कहानी कुछ यूँ है कि वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कहा कि वो इत्तेहादी जमात से वजाहत लें कि हुकूमती बिजनेस में हुकूमती इत्तेहादी क्यों नहीं है। इत्तेहादियों के ना आने पर अपोजिशन की जानिब से बार बार कोरम की निशानदेही होती है, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तारिक बशीर चीमा साहब से पूछा कि वो कल क्यों असम्बली इजलास में शरीक नहीं हुए थे, जिस पर तारिक बशीर चीमा साहब ने जवाब दिया कि हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जा रहे, तो फिर हम कैसे इसका हिस्सा बने। अब वज़ीर आज़म साहब ने सवाल किया कि आपके क्या मुतालिबात हैं, और उन्होंने जवाब ये दिया कि हम अपने मुतालिबात नहीं बताएंगे,
आपके साथ एक अलग मुलाकात होगी, उसमें बता देंगे। अब ऐसे क्या मुतालिबात हैं जो पहले अलग मुलाकात अरेंज की जाएगी, फिर उसमें बताए जाएंगे और फिर मनवाए जाएंगे। अब ये फंड्स का मसला है या फिर वजारत का है, जो भी है, लग तो ये रहा है कि बजट के मौके पर काफ लीग इसे कैश कराना चाहती है। कहते हैं ना कि लूट सेल लगी हुई है, जो लेना ले लें, 70% ऑफ, 80% ऑफ। ये तो बजट में तो सबके ज़मीर जाग गए, सब कह रहे हैं कि हमने क्या क्या कैश करवाना है, सबके ज़मीर जागे हुए हैं, सबको अपने अपने मुतालिबात याद आ रहे हैं। किस किस्म के लोग हैं हमारे सियासतदान, हर कोई फ़ायदा उठाना चाह रहा है। फ़ायदे से मुझे याद आया कि तरीन साहब का ज़रा क्लिप चलाइएगा। देख लें जी, MKM से लेकर काफ लीग तक, काफ लीग से लेकर जहांगीर तरीन साहब तक, सबके अपने अपने मुतालिबात हैं, सबके अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सबके ज़मीर जागे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। अब मुतालिबात भी हो सकते हैं, होने भी चाहिए कि इत्तेहाद नाम ही मेरे ख्याल से कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होता है। अब बजट से पहले इन तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर सबका अपनी अपनी बोली बोलना बाकायदा ये बता रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। और बोलियाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दावों पर भी सवाल उठा रही हैं कि वो तो कहते थे ना कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं हूँगा, किसी प्रेशर को, किसी दबाव को कबूल नहीं करूँगा। लेकिन बजट पास कराने के लिए अगर इत्तेहादियों की झूठी मुतालिबात ये जो सुने जाएंगे, इनके मुतालिबात ऐसे छोटे छोटे मुतालिबात, किसी के ये मुतालिबात सुने जाएंगे, किसी के वो मुतालिबात सुने जाएंगे और फिर ये माने जाएंगे और कोई अलग मुलाकातों के मुतालबे करेगा और फिर पता नहीं अलग मुलाकातों में क्या क्या मांगा जाएगा, क्या क्या दिया जाएगा, तो फिर सवाल तो उठेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत इत्तेहाद में शामिल एक और जमात रूठ गई है। PTI और उसकी इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के दरमियान तल कलामी और इख्तलाफात की खबर सामने आ गई। अब ज़राए क्या बताते हैं कि मुस्लिम लीग काफ ने मुतालिबा तस्लीम ना होने तक हुकूमती कानून साजी में साथ ना देने का फैसला कर लिया है। और ज़राए का यह भी कहना है कि वफाकी काबीना के इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तारिक बशीर चीमा साहब से सवाल किया कि आपके मुतालिबात क्या हैं, जिस पर तारिक बशीर चीमा साहब ने जवाब दिया कि हम अपने मुतालिबात यहाँ नहीं बताएंगे, आपके साथ एक अलग मुलाकात होगी उसमें बताएंगे, और हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जा रहे तो कैसे हुकूमती बिजनेस का हिस्सा बने। अब नाज़रीन सवाल ये कि क्या हुकूमत की तरफ से इस तरह के साफ जवाब हुकूमत के लिए किसी किस्म की मुश्किलात पैदा कर सकते हैं और किसी किस्म क्या मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मुश्किलात भी पैदा कर सकते हैं, ये सवाल है। इन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए, और नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान सदीक आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डोगर साहब पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब बार बार जिक्र होता है कि तहफ़्फ़ुज़ात, मुतालिबात, ये तहफ़्फ़ुज़ात, ये मुतालिबात, ये रूठ गया, इसको मनाना है। अब ये मुस्लिम लीग काफ के कौन से ऐसे मुतालिबात हैं जो नहीं माने जा रहे, और जो मानने अगर नहीं माने जाएंगे तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है? देखिए डॉक्टर साहबा, काफ लीग को पता है कि ये जो है ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, अलायंसेस के साथ बनी हुई गवर्नमेंट है, तो वो हर मौके पे, हर जब भी इनकी ज़रूरत होती है, इनके वोट की ज़रूरत होती है, तो एक नई डील जो होती है वो इनकी सामने होती है। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि अभी काफ लीग के साथ एक एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के तहत पंजाब के 4 डिस्ट्रिक्ट जहाँ से काफ लीग के MP और MNAs हैं, इवन अगर वहाँ पर 5 PTI के MNA हैं और MPs और एक भी काफ का MP है, तो वहाँ पे काफ वालों की मर्जी का DPO और DCO लगेगा, डिप्टी कमिश्नर लगेगा। अब तारिक बशीर चीमा साहब ने बहावलपुर में वहाँ पर कमिश्नर जो था आसिफ इकबाल, उसको चेंज करवाया। शोजब सईद एक बड़ा अपराइट ऑफिसर था, वो डिप्टी कमिश्नर था, उसको चेंज करवाया। अपनी मर्जी के, इमरान खान की मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी का कमिश्नर लगवाया, अपनी मर्जी का DC लगवाया, अपनी मर्जी का DPO लगवाया। उसके बाद गुजरात में चोई परेलाई साहब जो है उनकी मर्जी का DPO और DC लगा हुआ है। इसी तरह मंडी बहाउद्दीन में इनके बंदे लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट फंड, सबसे ज्यादा PTI अपने बंदों को 8-8, 10 करोड़ रुपया दे रही है, और ये 1-1 अरब रुपया ले गए हैं अपने डेवलपमेंट फंड का। अब भावलपुर में 5 सीटें हैं, जिनमें से तारिक बशीर चीमा की 1 सीट है, और वहां पर उनकी मर्जी का कमिश्नर है, उनकी मर्जी का DPO है, उनकी मर्जी का डिप्टी कमिश्नर है, उनकी मर्जी के SHOs है। तो ये क्या ब्लैकमेलिंग नहीं है? अब मुझे नहीं समझ आ रही। अब आप सेनेट का इलेक्शन देख लें, 10 सीटें थी इनकी पंजाब में, उसके बदले में ये एक अपना सेनेटर भी ले गए, इन्होंने PTI के वोटों से अपना सेनेटर भी जितवा लिया।
वो भी वहां पर भी एकोमोडेट कर लिया गया। बजट इनको, फंड इनको सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, बंदे इनके सारे जो है इनकी मर्जी के लग रहे हैं। ये तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनकी मर्जी की इतनी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई जितनी इनकी मर्जी की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। अब मेरे ख्याल से तो मोहम्मद खां भट्टी साहब जो है, जो जूनियर क्लर्क भर्ती हुए थे ग्रेड 7 में, जो सेक्रेटरी असम्बली और इनके बड़े चहीते हैं, उनको इन्होंने ग्रेड 22, डॉक्टर साहबा ये दुनिया की हिस्ट्री में कोई नहीं हुआ होगा, किसी बंदे को इतने फास्ट ट्रैक पे तरक्की नहीं मिली जितनी मोहम्मद खां भट्टी को मिली। वो ग्रेड 22 में बैठा हुआ है और अभी उसकी कोई 12 साल की सर्विस बाकी है। इतना तो सबसे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है उतनी उनकी इतनी तरक्की नहीं होती। वो ग्रेड 22 में अब फिर यही रह गया कि उसको पंजाब का चीफ सेक्रेटरी लगवा दें, यही मुतालबा रह गया होगा। मुझे तो और कुछ समझ नहीं आ रही कि देखें, नहीं सीरियसली इतने डेवलपमेंट फंड्स ये ले गए, अपनी मर्जी की सारी ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रहे हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, इमरान खान को ये उनकी मजबूरी है कि वो काफली के साथ अलायंस में है, अदरवाइज ना वो तारिक बशीर चीमा को पसंद करते हैं। इवन मेरी तो ये भी इतला, मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान ने तो उनको ये भी ऑफर करवाई थी कि ठीक है आप ऐसा करें कि तारिक बशीर चीमा को छोड़ें, आप मुझे मुनसलाई दे दें, मैं उसको मिनिस्टर बनाने को तैयार हूँ, इस बंदे से मेरी जान छुड़वा दें। लेकिन चूँकि तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो चौधरी फैमिली से बाहर, इनकी वाहिद सीट है बहावलपुर से, और ये पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, अपनी मनमानियाँ भी करते हैं, अपनी मर्जी भी करते हैं, और अब उन्होंने फड्डा डाल दिया है। तो अब जाहिर बात है कि चौधरी प्रियलाई अगर वो चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन इनकी बात उनको माननी पड़ेगी। दूसरी तरफ मोहम्मद सलाई भी, उनके आज सारे ट्वीट देख लें, वो गवर्नमेंट को, वो पीटीआई के सबसे बड़े जो नाकिद हैं, सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, वो मोहम्मद सलाई हैं। इत्तेहादी भी हैं पंजाब में, अपोजिशन इनके पास स्पीकर पंजाब असम्बली भी है चौधरी प्रियलाई के पास। असम्बली में ये टोटली इंडिपेंडेंट हैं, अपने इज़्ज़ा में अपनी मर्जी के सारे बंदे भी लगवाए हुए हैं, डेवलपमेंट फंड्स भी ये सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। फिर मेरे नज़दीक मुझे तो यही लग रहा है कि मोहम्मद खां भट्टी को चीफ सेक्रेटरी पंजाब ही बनवाना चाह रहे हैं, और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सदीक, आपकी तरफ आती हूँ, आपने डोगर साहब को भी सुना। सदीक, आपके पास अंदर की क्या खबर है, क्या ये चल रहा है, क्या मुतालिबात हैं जो अलग से वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात होगी, फिर उस मुलाकात में बताए जाएंगे? देखें, अंदर की खबर ये वो खबर है जो पूरा पाकिस्तान जानता है, और जो बातें डोगर साहब ने की मैं उनसे इत्तफाक करते हुए ये कहूँगा कि इस वक्त हम ये जो मौजूद डिस्कस कर रहे हैं, एक तरह से हम काफली के पर्पज़ को सर्व कर रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि मीडिया के ऊपर ज़रा हाइप क्रिएट हो, मीडिया के ऊपर बात हो। और ये जो काफली का रवैया है, ये सिंध में या वफाक में जब इत्तेहाद में एमक्यूएम होती थी तो ये वो रवैया है। एमक्यूएम हमेशा हुकूमत के साथ भी रहती है और अपोजिशन में भी होती है, बैक वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों। बहुत सारे मामलात में वो ऐसे बयान देते हैं कि लगता है कि ये तो अपोजिशन है, लेकिन वो साथ हुकूमत के मज़े भी ले रहे होते हैं, वजारतें भी ली हुई होती हैं। ये मामला काफ लीग का है। काफ लीग देखें, काफ लीग और इमरान खान दोनों के एक दूसरे के बारे में ख्यालात सबको पता हैं, लेकिन वो क्यों इकट्ठे हैं ये भी सबको पता है। और काफ लीग जो है वो कब तक साथ रहेगी ये भी सबको पता है। वो कब अलग होगी, जब कहीं और से इशारा होगा, और वहाँ से भी कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो इस छोटी छोटी चालाकियाँ हैं ना काफ लीग की, हर बजट से पहले रुस के बैठ जाना, नाराज़ रिश्तेदारों की तरह जो हर शादी में जो है वो नाराज़ होकर बैठ जाते हैं कि अब हमें मनाओ, और ये सारे मामलात। तो ये जो इनका रवैया है ये बचगाना है। अब काफ लीग को ये रवैया छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर तो काफ लीग नाराज़ होती अवामी इशूज़ के ऊपर, जैसे डोगर साहब ने कहा कि मुन्ना सलाई साहब ट्वीट करते हैं हर चीज़ के ऊपर हुकूमत के खिलाफ, तो भाई अपने कहें ना परवेज़ लाई साहब को कि वो स्पीकर को उधर छोड़ देना, हुकूमत से आप अलग हो जाएं। एक हुकूमत बुरी है ना, अवाम की दुश्मन है, अवाम के खिलाफ काम कर रही है, तो आप छोड़ दें उस हुकूमत को। आप उस हुकूमत के साथ भी बैठे हुए हैं। अब हर बजट से पहले, अब हर कानून साजी से पहले रोला डाल देते हैं। मकसद क्या होता है? तरक्याती बजट, कोई डीपीओ, कोई डीसीओ, कोई ब्यूरोक्रेट, ये अपनी मर्जी के आपने लगवाने होते हैं। अब आपका मसला ये है कि आप गैस की स्कीमें मांगते हैं बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की, वो आपको नहीं मिल रही। आप तरक्याती बजट और चाह रहे हैं जो कि हुकूमत उतना आपको दे नहीं सकती। और जैसे डोगर साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ वालों को तो कुछ भी नहीं मिला जितना इनके लोगों को मिला है और मिल रहा है, और ये सिर्फ अपने ये ब्लैकमेलिंग है और इन्होंने अलग नहीं होना। और अगर काफ लीग ये मुतालबा करती ना कि हम इसलिए नाराज़ हो रहे हैं हुकूमत से कि पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, ये चीज़ महंगी है, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता, मैं काफ लीग के साथ खड़ा हो जाता कि यार ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हो के हुकूमत को कह रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता करो, बिजली सस्ती करो, आवाम को ये रिलीफ दो। और भाई आपके मुतालबात हैं ज़ाती, आपके मसाइल हैं ज़ाती, और आप ड्रामे करते हैं कि आपको आवाम का बड़ा दर्द है, आवाम का बड़ा दुख है। तो ये ऐसी ड्रामेबाजी और अदाकारी करते रहेंगे, छोटी छोटी चालाकी हैं। इन्होंने हुकूमत के साथ रहने, ये हुकूमत के साथ चलेंगे। अगर तहरीक इंसाफ इनको बहुत से हल्कों में स्पेस ना देती तो ये तो जीत नहीं सकते थे। इनके पास जो सीटें हैं वो तहरीक इंसाफ की दी हुई हैं। अगर तहरीक इंसाफ वहाँ पे अपने उम्मीदवार खड़ी करती, इनके तो एक बंदा ना जीतता।
और आज इनको देखें हर मौके के ऊपर ऐसे ब्लैकमेल करते हैं जैसे कोई हुकूमत इनके सर पे चल रही है। और दूसरी बात एक और है, अगर काफ लीग बजट में साथ नहीं देती, एक मफरूजे पे बात करते हैं, क्या होगा? जो बेनिफिशरीज के हो सकते हैं वो हो सकते हैं PMLN और पीपल्स पार्टी। वो तो ना बजट को रोकना चाहते हैं, ना वो हुकूमत को गिराना चाहते हैं, ना हुकूमत बजट पास ना होने से गिरेगी। तो ऐसे ही फजूल में ये इशू एक बना दिया काफ लीग ने, और वो बड़े खुश होंगे कि मीडिया पे जरा हाइप क्रिएट हो रही है। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब मीडिया पे हाइप क्रिएट होकर वो खुश हो रहे होंगे, फिर इससे उनको क्या मिलेगा? अगर मीडिया पे हाइप क्रिएट होती है तो मतलब वो उनका फिर वो बड़ा मकसद है कि तमाम जो नाजरीन है वो टीवी चैनल्स के थ्रू बात सुने, घर बैठे अवाम तक के पहुंचे कि हम तो बड़े दुखों में गिरफ्तार हैं और ये जो PTI वाले हैं तो हमारे साथ चलते ही नहीं सही तरीके से, हम इत्तेहादी बन के जलील हो रहे हैं। मतलब उनका मकसद क्या है? डॉक्टर साहबा वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो हुकूमत है ये उनके सर पे खड़ी हुई है, उनके बलबूते पे खड़ी हुई है, उनकी वजह से ये गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट को साथ दिलवाना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जिस तरह सिद्दीक जान साहब ने जिस तरह कहा है ना, मेरी एक बात सुनिए, जिस तरह सिद्दीक जान ने कहा है ना, ये इनको भी पता है और ये इमरान खान को भी पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये इनकी इतनी जरूरत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है ये बजट वाले दिन जाके वोट ना डालें। ये सिर्फ एक हाइप लेना चाहते हैं बजट से पहले, वो नाराजगी और ये सारा कुछ। मैं आपको एक और चीज बताऊं, इन्होंने ये गवर्नमेंट से ये एग्रीमेंट किया कि जनाब हमारे हलकों में हमारे बंदे लगेंगे, हम अपने इन 4 हलकों में स्याह करें, सफेद करें, जो मर्जी करें, गवर्नमेंट हमसे नहीं पूछेगी और हमारा बंदा भी नहीं चेंज करेगी। इमरान खान साहब को ये चीज सख्त नापसंद है, चिड़ा इस चीज से, यकीन जाने बड़ा अरसा उन्होंने बड़ा रोक के रखा, अल्टीमेटली इन्होंने मजबूर करके अपनी मर्जी के बंदे लगवाए। एक मरतबा तो PTI ने वो सारे बंदे, इमरान खान ने लाहौर में मीटिंग की, उन्होंने इन 4 डिस्ट्रिक्ट से सारे बंदे उड़ा दिए, बड़े अपराइट ऑनेस्ट बंदे लगाए जिसको ये 15 दिन बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने फिर छोड़ डाल दिया और फिर ब्लैकमेल करके इन्होंने वो सारे बंदे चेंज करवाए। मैं आपको कह रहा हूँ, आप पता करें बहावलपुर में शोजब सईद, उसको क्यों चेंज करवाया गया? उसके पीछे तारिक बशीर चीमा की हाउसिंग सोसाइटी है, वहां पे बेतहाशा कब्जे हैं, सरकारी जमीनों पे कब्जे हैं, उसकी वजह से उसको चेंज किया गया, कमिश्नर को चेंज किया गया, DPO को चेंज किया गया, वहां पे सारे बंदे इन्होंने अपनी मर्जी के लगवा लिए। अब जो मर्जी करते फिरें, कोई पूछने वाला नहीं है। वही तो मैं हैरान हूं कि बदमाशी भी करें, अपनी मर्जी के बंदे भी लगवाएं, उसके बाद फंड्स, अभी जो फंड्स की बात हो रही है, 1-1 अरब रुपए का फंड लिया इन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में लगाने के लिए। 8 से 10 करोड़ रुपया तो अभी तक PTI के MNAs को या MPs को फंड नहीं मिले जितना फंड ये ले गए हैं। मैं तो उसके बाद ये अभी भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो पता नहीं अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जी सिद्दीक जान कह रहे हैं कि जनाब सुई गैस के बड़े बड़े वो लेना चाह रहे हैं कि वहाँ पे सुई गैस दी जाए, ये दिया जाए, वो दिया जाए। ये तो डिमांड्स अनएंडिंग है, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होनी। लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि होना हुआना कुछ नहीं है, अल्टीमेटली इन्होंने बजट में जाके वोट डालना है और वो डालेंगे। ये पिछले बजट में भी इन्होंने रोला डाल दिया था, आपको याद होगा, फटा डाल दिया कि जी हम वोट नहीं डालेंगे। उस वक्त भी इन्होंने कुछ ये डेवलपमेंट के फंड्स ले गए थे और कुछ पोस्टिंग ट्रांसफर ले गए थे। इतनी इनकी मार है कि ट्रांसफर पोस्टिंग कोई 2-4 बंदे और कोई लगने वाले होंगे उनको लगवा लेंगे। मैंने तो कहा कि हो सकता है ये कहते कि जी प्रियलाई साहब कह रहे हैं मैंने वज़ीर आला ना बनाओ पावा, मम्मा पट्टी हुई चीफ सेक्रेटरी पंजाब बना दो। अच्छा सदीक फिर इस तरह तो अपना इमेज खराब कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मतलब छोटी छोटी इनकी डिमांड्स हैं अगर, और उन डिमांड्स पे रूठने मनाने का सिलसिला चलता रहेगा तो ये तो एक तो ब्लैकमेलिंग हो गया, जुमरे में आ जाते हैं क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं, और दूसरा ये कि फिर अपना इमेज कितना खराब करेंगे। ये मंजे हुए सियासतदान तो ऐसे नहीं करते, और ये बड़े मंजे हुए मेरे ख्याल से, बहुत ही मंजे हुए अगर देखा जाए तो। उनको अपने इमेज की कोई फ़र्क नहीं है। जो उनके मोहसिन हैं, जो उनको सीटें ये दिलाने वाले हैं, जिनके मरहून मिन्नत उनकी सीटें हैं, उनके साथ ये क्या कर रहे हैं, PTI के साथ ये क्या कर रहे हैं। आप ज़रा निकाल के देख लेना कि लोग कहाँ कहाँ से जीते हैं, और वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कौन लोग थे जिन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा था। अगर वही इलेक्शन लड़ते या PTI वहाँ किसी और को टिकट देती तो क्या सूरत हाल होती। तो इनको इमेज की फ़र्क नहीं है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, और उन्हें पता है कि पाकिस्तानी कौम की यादाश्त बड़ी कमज़ोर है, लोग भूल जाएंगे जल्दी कि ये क्या इनका किरदार रहा है। तो उनको इमेज से नहीं है, उनको अपने मफादात से है, उनको फंडिंग से है, उनको ब्यूरोक्रेसी में अपने मनपसंद लोगों का है, और उनको सियासी लुट मार का है। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं है कि क्या इमेज है और क्या नहीं है, इमेज की कोई फिक्र और परवाह नहीं है। ठीक है जी डॉक्टर साहब, अब आगे क्या होगा आपका लास्ट कमेंट, क्या अब आप देख रहे हैं अब आइंदा आने वाले दिनों में?
देखिए कुछ भी नहीं होना, अल्टीमेटली इन्होंने वोट डालना है। ये आपका अच्छा जवाब है, वैसे कुछ भी नहीं होना, अभी भी ये वोट डालेंगे, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं, कोई शक है ही नहीं है। ठीक है, ये पिछले साल भी इन्होंने रोला डाला था और अल्टीमेटली मान गए थे। अब फिर ये कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कोई थोड़े बहुत डेवलपमेंट के फंड ले लेंगे और कोई शायद कोई एक आधा बंदा और कोई इन्होंने लगवाना होगा वो लगवा लेंगे। इससे आगे मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। और एक चीज़ मैं आपको एक बात बता दूँ, PMLQ के अंदर भी इख्तलाफ है। तारिक बशीर चीमा जो है वो जिस तरह से अपने आप को असर्ट करता है काफली के अंदर, वो सेक्रेटरी जनरल है, जिस तरह से अपने आप को वो असर्ट करता है चौधरी पीरलाई को वो भी पसंद नहीं है। तो ये जिस तरह से ये सारा कुछ चल रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, काफली के अंदर भी है कि तारिक बशीर चीमा जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैक्सिमम लेके जाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि चौधरीयों को भी सारी चीज़ें मिले, वो ये चाहता है कि सब कुछ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ब्लैकमेल कर सकता हूँ वो मैं कर जाऊँ। तो ये अल्टीमेटली वोट तो इन्होंने डालना ही डालना है, चाहे जो मर्जी हो। ये खान साहब को भी पता है। ठीक है, ठीक है, लास्ट कमेंट। मैं बस इत्तेफाक करता हूँ जो कुछ डोगर साहब ने कहा है उससे। ठीक है जी, डोगर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सदीक मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद और शेयर करेंगे अपनी बड़ी खबर। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सदीक जान मेरे साथ अभी भी मौजूद हैं अपनी बड़ी खबर के साथ। सदीक, आज की बड़ी खबर क्या है? देखें डॉक्टर साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट समाअत थी। ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन केसेस से नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। उन पर बात करने से पहले आज जो मरीम साहबा ने कोर्ट रूम के अंदर किया, जो उन्होंने कोर्ट रूम के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने झूठ बोले, और एक मरतबा फिर हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इदारों पर हमले कर रही है और एक नई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस मुहिम के जो आगाज़ किया गया, इसकी वजूहत क्या है? 3 वजूहत मैं आपके सामने रखता हूँ। एक इसमें वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर और शरीफ फैमिली के अंदर जो लड़ाई है इस वक्त, जो शहबाज शरीफ चाह रहे हैं वो कुछ और चाह रहे हैं, मरीम साहबा कुछ और चाह रही हैं। बयानी की भी लड़ाई है। पार्टी कह चुकी है कि अगर आप नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़े रहे, इदारों पर हमले करते रहे, तो 80% लोग हमें अगले इलेक्शन में छोड़ जाएंगे। ये तो इनकी एक मीटिंग का अंदरूनी आवाज़ सामने आ चुका है। दूसरी इसमें वजह यह है कि PTI की हुकूमत ने बहुत एक बुरा टाइम भी देखा, बहुत से चैलेंजेस भी थे, कोविड भी था, जो उनको तबाह हाल मुईशत मिली थी, उसमें आपने देखा कि अब मस्बत इशारे मिलने लग गए हैं, हुकूमत बेहतरी की तरफ जा रही है, हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इनकी अपनी पार्टी के लोग ऑफ कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि अगर इस हुकूमत को 2023 तक हुकूमत करने दी गई तो 2023 में इनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाने को और बताने की होंगी जिससे ये हमें इलेक्शन में बहुत टफ टाइम देंगे। और तीसरी जो वजह है वो ये है कि ये जो केसेस हैं इसमें अब ये इदारों पर और अदालत पर दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ के केसेस जो है वो मेरिट पर डिसमिस ना हों। अब इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो 3 चीज़ें हैं। पहले इसमें यह है कि अदालत ये कह रही है कि जो नैब का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ की अपीलें मेरिट पर डिसमिस कर दी जाएँ कि एक शख्स जिसको अदालत ने पूरा मौका फराहम किया कि वो आए, उसको अदालत ने मफरूर करार देने के लिए पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किया। जहाँ से परवाना साहब, सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब, इरफान मुल्ला साहब आज वो मौजूद थे नैब की तरफ से, उन्होंने अदालत को कहा कि यही बेंच था, यही अदालत थी, आपने नवाज शरीफ को नोटिस भिजवाए, आपने नवाज शरीफ के यहाँ पे घर पे नोटिस भिजवाए, आपने मीडिया में खबरें चलवाई, आपने अखबारों में इश्तिहारात लगवाए, आपने इनको वकीलों को कहा, हर तरह से आपने नवाज शरीफ को बताया कि भाई तुम्हारे यहाँ केसेस हैं, तुम जमानत पर थे, 8 हफ्ते की तुम्हारे पास जमानत थी, हम तुम्हें बुला रहे हैं, पाकिस्तान के इदारे बुला रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ जो इश्तिहारी है, जो फरारी है, जो मफरूर है, जो पाकिस्तान के इदारों का मतलूब है, जो बीमारी के नाम पर बाहर गया और अब ना इलाज करवा रहा है ना कुछ, कभी कहीं बर्गर खा रहा है, कभी कहीं कॉफ़ी पी रहा है, कभी कहीं टहल रहा है, कभी कहीं पे वो अपने जो है वो नवासे का मैच देखने जा रहे हैं, तो वो वापस तो आ नहीं रहे। अब नैब का मौक़िफ़ ये है कि नवाज शरीफ जो कि जानबूझ के पाकिस्तान नहीं आ रहे और उनकी बेटी के बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि वो बीमार नहीं है, वो इसलिए नहीं आ रहे कि उनको सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा उनके मुताबिक, तो उनकी अपीलें मेरिट पर डिसमिस की जाएँ। आज मरीम साहबा ने कोर्ट रूम के अंदर भी बाहर भी जो बातें की और कल के सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया, ये बयानात इदारों के खिलाफ जो दिए गए थे वो पुराने हैं। दूसरी बात यह है कि जिस शख्स के बयानात को वो अपने हक में इस्तेमाल कर रही हैं, उस शख्स को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा था कि आप जो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं इसके सबूत फराहम करें, और वो सबूत फराहम करने में नाकाम हो गए थे। मरीम साहिबा को ये नहीं पता था कि आज जब वो इदारों पर हमले कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियाँ दे रही थी, उनको ये नहीं पता था कि ये चल क्या रहा है केस, ये केस है क्या। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही हैं
कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उनको ये नहीं पता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 2-2.5 साल पहले इस केस का फैसला कर चुकी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपना फैसला दे चुकी है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले को आइन के आर्टिकल 211 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो मरीम साहबा इस वक्त इदारों पर दबाव बनाना चाह रही हैं, इदारों पर हमले तेज़ कर दिए हैं। उसकी वजह यह है कि एक मैंने आपको बताया कि हुकूमत जो मस्बत इशारी है, पाकिस्तान आगे जा रहा है, हुकूमत डिलीवर करने लग गई है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं और आपकी मुईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। ख़ानदान के अंदर लड़ाई है। नवाज शरीफ के ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये मेरिट पे डिसमिस हो जाते हैं तो नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल में अगर कोई कुछ जो है वो बाकी थी उम्मीद, तो वो उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये कल के एक हेयरिंग में कुछ बयानात पढ़े गए एक साबिक जज के, जिसके ऊपर इल्ज़ाम करप्शन के थे, जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने जो है वो दबाव डालकर और अपने घर पे ज़्यादा खर्च भी करवाया और इदारों के ऊपर भी उसने इल्ज़ामात लगाए थे जो उसके सबूत नहीं दे सका था। उसके वो बयानात जो आज से 3 साल पहले के हैं, उनको एक बार फिर बेचने की कोशिश की गई है, दोबारा इदारों पर हमले करने की कोशिश की गई है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ़ नहीं है। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि ये जो एक बार फिर इदारों के खिलाफ मुहिम है, इसके जो मकासद हैं वो पूरे पाकिस्तानी अवाम जानती है, पाकिस्तानी कौम जानती है। लोग अब बेवकूफ़ नहीं है। ये समझते हैं कि लोगों की यादाश्त बहुत कमज़ोर है। ये पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। ये समझते हैं ये झूठ बोलेंगे और पाकिस्तान के लोग उस झूठ को मान लेंगे। इनकी तो तारीख है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नवाज शरीफ को 17 बार झूठा और बदयानत लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा गया है कि शरीफ खानदान के नज़दीक अमानतदारी और दयानतदारी और सच्चाई की कोई वक़्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा गया है कि ये वो नवाज शरीफ के बारे में लिखा गया था और इस खानदान के बारे में लिखा गया था कि ये समझते हैं कि, और वो आप याद करें जस्टिस इजाज़ अफजल साहब की वो कोर्ट, कि कुछ वक्त के लिए ज़्यादा लोगों को और कुछ वक्त के लिए ज़्यादा लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन तमाम लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं पुराने बयानात को लेके, और वो ऐसे बयानात जो पहले ही मुस्तरद हो चुके हैं, जिनका कोई सबूत नहीं है, और उनको वो अपने हक में इस्तेमाल इदारों के खिलाफ कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनका ये मंजर नहीं बिकने वाला। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ज़बरदस्त अंदाज से केस सुन रहे हैं, मेरिट पे केस सुन रहे हैं। ओपन कोर्ट में हेयरिंग होती है, तमाम लोग जाकर देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त अंदाज से ये प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। और इसी अदालत ने कम से कम 10 समातों पर नवाज शरीफ को मौका दिया था, बार बार कहा था कि आप आ जाएँ, आ जाएँ, आ जाएँ। हर तरह से उनको नोटिस सर्व किए गए, जो नोटिस सर्व करने वाले थे उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए, और उस सब के बाद अदालत ने उनको मफरूर इश्तिहारी करार दिया था। और अब ये बहस हो रही है कि नवाज शरीफ के ये केसेस जो हैं वो नॉन प्रोसिक्यूशन पे डिसमिस करने हैं या मेरिट पे डिसमिस करने हैं, इस पे बहस हो रही है और इस पे जून में उम्मीद है कि फैसला हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। तज्जिए के फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।